तो इसके पहले हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। दो हो गए हमारे, मैन्युफैक्चरिंग हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो सेलिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन, फॉर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोमोटिंग द मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है। सेलिंग वाले कौन से हैं? सेलिंग ओवरहेड्स ऐसे खर्चे हैं, ऐसी कॉस्ट है जो प्रमोट करने के लिए, जो सेलिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग से, सेल से रिलेटेड है, वो है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कौन से है? रिलेटिंग टू डिलीवरी एंड डिस्पैच। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब जो डिलीवरी और डिस्पैच से रिलेटेड है। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हमने ऊपर के टेबल में देखे थे। फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट द टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो, सेलिंग ओवरहेड्स अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग है। सेलिंग के खर्चे अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे अलग होते हैं। लेकिन जनरली हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में एक साथ ही लिख देते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो, एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है कि एक में ही ले लेते हैं उसको। क्वेश्चंस में अगर डेटा अलग अलग नहीं दिया है तो उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ही डाल देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स कैसे करना है। ठीक है। कौन से बेसिस पे करना है? तो इसके बेस कौन से? सेल वैल्यू ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या ग्रॉस प्रॉफिट, या नंबर ऑफ ऑर्डर्स और यूनिट सोल्ड। जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग का देखा था। मैन्युफैक्चरिंग में क्या देखा था हमने? डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स। उस तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे करेंगे? कौन से बेसिस पे करेंगे? सेल्स वैल्यू देखेंगे हम, कितने रुपयों का कौन सा गुड्स सेल किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कौन से प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट के बेसिस पे। कौन से प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इस बेसिस पे करेंगे। ठीक है। It is considered that the sale value is ordinarily the most logical basis, there, there being some connection between the amount of sales and the amount of expenses incurred to achieve them. देखो, ये तो सीधी सी बात है। जिस प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग करेंगे, जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जिसकी पैकिंग अच्छी होंगी, उसका सेल ज़्यादा होगा, है ना। जिसकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, जिसकी ज़्यादा प्रमोशन, जिसकी ज़्यादा मार्केटिंग, जिसकी अच्छी पैकिंग, मतलब जिस पे हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं उसका सेल अच्छा होने वाला है ना। तो ये जो पहला वाला बेसिस हमने लिया, सेल्स वैल्यू, ये सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है। The cost of production, however, is not satisfactory on the basis it may not have any direct relationship with the selling and distribution. अच्छा, दूसरा बेसिस बोलता है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट का और सेलिंग का कुछ संबंध है क्या? कॉस्ट का और सेलिंग का कुछ संबंध है क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का और कॉस्ट का कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ये इतना खास बेस नहीं है, ऐसा ये बोलते हैं। The basis of gross profit on sale result is a larger share of the selling overhead being applied to goods yielding a large margin of profit and vice versa. The basis follows the principle of ability to pay. It may not reflect the cost or incurred efforts. ठीक है। अगला मेथड क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे बांट लो। कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे बांट लो। तो ऐसा है कि जिस प्रोडक्ट का ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ज़्यादा लगा देंगे। ठीक है। तो ये एबिलिटी टू पे वाला जो कंसेप्ट अपन ने देखा था ना, वो वैसे ही हो गया ना कि जो डिपार्टमेंट या जो प्रोडक्ट ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा खर्चा खुद के नाम पे बुक कर लेगा, है ना। An estimated amount per unit. The best method for absorbing the selling and distribution expenses over various product is to separate the fixed expenses from the variable. अब ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है ना, उसको हम क्या करेंगे? पहले फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट लेंगे। फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट लेंगे। फिर वेरिएबल जो है हम देख लेंगे कि कौन से प्रोडक्ट पे वेरिएबल का खर्चा हुआ है। तो वेरिएबल में आता है क्या? पैकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, डिलीवरी चार्जेस आती है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या कर लेंगे? हम देख लेंगे कौन से प्रोडक्ट पे। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। और बची फिक्स्ड को हम क्या करेंगे? अपोर्शन करेंगे। फिक्स्ड को हम अपोर्शन करेंगे कैसे? ऊपर जो हमने बेसिस पढ़े थे ना, उसी तरह से यहाँ पे भी बेसिस पढ़ेंगे। सैलरीज है तो वो कैसे है? एस्टिमेटेड टाइम। किसने, अगर सैलरीज है तो सैलरीज कैसे, कौन से बेसिस पे करेंगे? टाइम। कौन से जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय ने कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा टाइम दिया है, वो हिसाब से। एडवर्टाइजमेंट,
एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट सिंस दिस इज, देखो एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है, प्रोडक्ट वाइज होती है ना, प्रोडक्ट वाइज होती है, तो हमें पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितनी एडवर्टाइजमेंट हुई है, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट अमाउंट इनकर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट सिंस दिस डे इट इज यूजुअल टू एडवर्टाइज ईच प्रोडक्ट सेपरेटली. Common expenses such as in an exhibition should be apportioned on the basis of advertisement expenditure on each product. एक्चुअल अमाउंट के बेसिस पे इसको डिवाइड करना है. शोरूम एक्सपेंसेस अगेन एवरेज स्पेस, शोरूम एक्सपेंसेस मतलब रेंट जैसा हो गया ये कुछ, तो एवरेज स्पेस ऑक्यूपाइड. रेंट ऑफ फिनिश गुड्स गो डाउन, एवरेज क्वान्टिटीज डिलीवर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है. तो सिंपल है. अब उसके बाद देखते हैं हम कंट्रोलिंग, ठीक है. जनरली कंट्रोलिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने एडवर्टाइजमेंट कम कर दी या पैकिंग ख़राब कर दी तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, है ना. तो कंट्रोल करना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में जो दिखता है वो बिकता है. तो कंट्रोल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज अ डिफिकल्ट टैक्स. द रीजन फॉर these are as follow. The incidence of selling and distribution overheads depends mainly on external factors such as distance of market. जैसे कि देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड्स है ना, ये कैसे है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. जैसे कि डिस्टेंस ऑफ मार्केट, हमारा फैक्ट्री है अमरावती में और हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं गुजरात में, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ना ही है, वो कम तो होगा नहीं, है ना. These overheads are dependent upon the customer's behavior, the liking, disliking, taste, etc. Therefore, as such, control over the overheads may result in loss of customers. These expenses, being of the nature of policy cost, are not amenable to control. In spite of the above difficulties, the following method. देखो ये ऊपर की ये 3 डिफ़िकल्टीज़ है, उसके बाद में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे? पहला मेथड है कंपैरिजन विद द पास्ट परफॉर्मेंस. ये सब कॉमन है, बजट कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऊपर भी देखा हमने वही है. According to this method, selling and distribution overheads are compared with the figures of the various period. देखो कंपैरिजन विद द पास्ट परफॉर्मेंस, इसमें हम क्या करते हैं कि हम पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लेते हैं. पास्ट परफॉर्मेंस में कितना लगा था तो इस बार भी हम उतना ही रखेंगे जवड़ पास, ठीक है. Alternatively, the expenses may be expressed as a percentage of sale and the percentages may be compared with those of the past percentage, ठीक है, पास्ट पीरियड. बजटरी कंट्रोल, इसमें एक बजट बना लेंगे, ठीक है. अब बजट इज अ सेटअप ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. द एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. इफ नेसेसरी अ फ्लेक्सिबल बजट में बी प्रिपेयर्ड इंडिकेटिंग द एक्सपेंसेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्स. The actual expenses are compared with the budgeted figures and in the case of variances suitable actions are taken. इसमें क्या है, बजट बनाना है, एक्चुअल देखना है, दोनों का कंपेयर करना है, वेरिएंस आएगा. वेरिएंस के हम क्या करेंगे, कॉजेस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे क्या करेंगे, मिटिगेट करेंगे, मतलब उसे अवॉइड करेंगे. उसके बाद आगे हमारे पास टॉपिक ये पूरा बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्ट हम डिसाइड कर लेते हैं हर एक्सपेंसेस का, ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 10. अ कंपनी विच सेल्स 4 प्रोडक्ट, सम ऑफ देम अनप्रॉफिटेबल, प्रपोजेस डिसकंटिन्यूइंग द सेल ऑफ वन ऑफ देम. कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है, उसमें से कुछ अनप्रॉफिटेबल है और कंपनी चाहती है कि उसका डिसकंटिन्यू करना है, जो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसको बंद करना है. तो उसका डेटा हमें दिया हुआ है. 4 प्रोडक्ट है ABCD, सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, एरिया, नंबर ऑफ पार्सल सेंड, नंबर ऑफ इन्वॉइसेस. ये क्यों दिया होगा, बेस के लिए. ये क्यों है, बेस के लिए. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड द बेसिस ऑफ एलोकेशंस आर फिक्स्ड कॉस्ट. जो फिक्स्ड कॉस्ट लगी है 3 लाख, उसका बेस दिया, हमको बेस भी दे दिया उन्होंने, स्क्वायर फीट. डेप्रीसिएशन का पार्सल के बेसिस पे, सेल्समैन का सैलरीज के बेसिस पे. देखो डेप्रीसिएशन का हम जनरली कौन से बेसिस पे करते हैं, कैपिटल के बेसिस पे, कॉस्ट की बेसिस पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने पार्सल के बेसिस पे दिया है तो हम पार्सल के बेसिस पे लेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज 5 लाख, नंबर ऑफ इन्वॉइसेस के बेसिस पे. वेरिएबल कॉस्ट ₹2 पर पार्सल, 4% ऑफ सेल्स, 1 per invoice stationery. You are required to prepare a costing, profit and loss statement showing the percentage of profit or loss to the sales for each product. ठीक है, सिंपल है एकदम, ट्राई करो.
भले ही आप एक ही प्रोडक्ट का ट्राई करो, ए का ट्राई करो, ए का सही आ गया मतलब बी सी डी का भी सही आ जाएगा, सिंपल है एकदम। कुछ नहीं है, ऊपर डेटा दिया है हमको, सेल्स माइनस कॉस्ट निकालना है, और ये जो ओवरहेड्स है, ये ओवरहेड्स को ये बेसिस पे अलोकेट करना है, बस कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, ट्राई करो। 10 से 15 मिनट लगेगा इसे, 10 से 15 मिनट ले लो। क्या करना है आपको, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना है। तो कैसा होगा, सेल्स, सेल्स सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद में लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ गया हमारा प्रॉफिट। बस हमें यही बनाना है। तो सेल्स की फिगर दी है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, इसमें से देखो वेरिएबल कॉस्ट कौन से है, ये वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे को फिक्स्ड कॉस्ट बांटनी है, फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस दी है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर लो, लास्ट में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और जो भी प्रोडक्ट में लॉस है उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, सिंपल एकदम। चलो पॉज कर लो, आप पॉज करके सॉल्व करो। ठीक है, चलो, आई होप आपका आंसर सही आया होगा। स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन वेरियस प्रोडक्ट ड्यूरिंग द, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, बनाएंगे। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, टोटल, अब्बा, ए बी सी डी, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं सेल्स, सेल्स कितना है हमारा, 30 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 45 लाख, ठीक है। इसका टोटल ले लेने का, यहाँ पे 30, 50, 80, 80, 105 प्लस 45, 150 लाख, 150 लैक्स, ठीक है। बी, बी में क्या करेंगे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देखो सेल्स हो गया, अब करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या दिख रही है हमको क्वेश्चन में, पैकिंग, अच्छा चलो सबसे पहले तो ये दिख रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, वन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपको सी ओ एस नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, कितना है, 20 लाख, 45 लाख, 21 लाख, 22,50,000, ठीक है। इसका टोटल ले लेने का कितना है, 20, 45, 21, 22, 50, कितना आ रहा, 108, 50, ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या है, क्या दिख रहा है हमको, पैकिंग दिख रहा है, पैकिंग वेजेस, पैकिंग कैसा दिया है, पैकिंग ₹2 पर पार्सल, ₹2 पर पार्सल, नंबर ऑफ पार्सल कितने, 1 लाख, 1 लाख इंटू 2 कितना आएगा, 2 लाख। उसी तरह यहाँ पे 1.5 लाख इंटू 2, 3 लाख, 75,000 इंटू 2, 1.5 लाख, 1 75 इंटू 2, 3 50,
3.5 लाख, ठीक है। उसके बाद कौन सा खर्चा दिख रहा है, कमीशन 4% ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है कमीशन 4% ऑफ सेल्स, कमीशन 4% ऑफ ए, 4% ऑफ ए कितना कितना आ रहा है वो, 1,20,000, 2 लाख, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 25 × 4, 1,00,000, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद में क्या दिख रहा है, स्टेशनरी ₹1 पर इनवॉइस, फोर्थ है स्टेशनरी। नेक्स्ट खर्चा है हमारा स्टेशनरी, कितना है, ₹1 पर इनवॉइस, ₹1 पर इनवॉइस, तो लिख लो कितना आ रहा है, 80,000, 1,40,000, 1,50,000, 3,50,000, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ इनवॉइसेस दिए है ना, 80,000, 80,000, 1,40,000, 1,40,000, 60,000 और 1,20,000, ठीक है। इसके बाद में और कोई वेरिएबल कॉस्ट बचता है क्या हमारा, नहीं, तो इसका ले लो टोटल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन चारों का टोटल ले लो कितना है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, 24 लाख, 51,40,000, 21 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 0.6, 24,10,000, 22,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000, कितना रहा है, 29 लाख, ठीक है। यहाँ का टोटल, यहाँ पे टोटल लेते जाना है आपको, टोटल आ रहा है इसका 12,28,50,000, ठीक है। आपको पूरा पूरा अमाउंट लिखना है, मैंने कॉलम छोटे बना लिए इसलिए एल लिख रहा हूँ मैं। अब ये आ गया हमारा सेल्स वैल्यू आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या फॉर्मूला है उसका, ए माइनस बी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, भूलना नहीं है इसको मरते दम तक। तो यहाँ पे आ रहा है 21 लाख, 2,15,00,000, 21,50,000, यहाँ पे आ रहा है 30 लाख माइनस 24 लाख आ रहा है 6 लाख, 50 लाख माइनस 51,40,000, यह आ रहा माइनस 1,40,000, माइनस 1,40,000, और यहाँ कितना आ रहा है 25 लाख माइनस 24 लाख 10,000, तो यह आ रहा है 90,000, और यहाँ 45 लाख माइनस 29 लाख, तो 15 और 1 से 16 लाख आ रहा है, कितना आ रहा है 16 लाख कंट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये वाला लॉस में जाएगा शायद, ठीक है, फिर भी आगे देखते हैं। डी, अब क्या माइनस करना है हमको, फिक्स्ड कॉस्ट ले लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या दी है क्वेश्चन में, देखो पहला रेंट एंड इंश्योरेंस, फिक्स्ड कॉस्ट पहली कौन सी दी है, रेंट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। उसका बेसिस क्या दिया हमको उन्होंने, स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट के बेसिस पे देख लो, स्क्वायर फीट 5:4:8:3, 5:4:8:3, 5:4:3:2, एक मिनट, 5:4:8:3, सॉरी 8:3। तो रेंट एंड इंश्योरेंस का खर्चा कितना है टोटल, रेंट एंड इंश्योरेंस का खर्चा कितना दिया है टोटल, 3 लाख, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे लो 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 5 4 9 9 और 11 11 19, 3 लाख डिवाइड बाय 19 करो, ठीक है। अब करो इंटू 5, इंटू 5,
इक्वल टू कितना आ रहा है, सॉरी ये 3 है, 5 + 4 9 9 12 18 20, सॉरी 3 लाख डिवाइड बाय 20 इंटू करो 5 इक्वल टू 75,000, ज़ीरो कुछ भी मत दबाओ। अब प्रेस करो 4 इक्वल टू 60,000, अब प्रेस करो 8 इक्वल टू 1,20,000, अब प्रेस करो 3 इक्वल टू 45,000। मतलब आपको बार बार मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा नंबर प्रेस करो और इक्वल टू प्रेस करो, सीधा नंबर प्रेस करके इक्वल टू प्रेस कर दो, आंसर आ जाता है। उसके बाद में कौन सा है, डेप्रिसिएशन। उसके बाद कौन सा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का बेसिस क्या बोला है उन्होंने, पार्सल्स, और पार्सल्स कितने कितने हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 75,000, 175, ठीक है। तो 4:6:3:7 का रेशो आ रहा है, ठीक है। कितना खर्चा है, 1 लाख। अब बांटो इसे वही जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। 4 + 6 10 20, 1 लाख को 20 से डिवाइड कर लो, इंटू 4 इक्वल टू कितना आ रहा है, 20,000। 6 इक्वल्स टू 30,000। बाद में 3 इक्वल टू कितना आ रहा है, 15,000। 7 इक्वल टू 35,000, ठीक है। कैलकुलेशन इजी हो रहा है कैलकुलेटर से, पूरा पूरा बार बार प्रेस नहीं करना है हमको, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सेल्समैन सैलरी। उसके बाद है सेल्समैन सैलरीज। उसका बेसिस का है दिलेला है, सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम, क्वेश्चन में सेल्स वॉल्यूम दिया है क्या हमको, ये देखो, इसके बेसिस पे करना है सेल्स वॉल्यूम। 6 क्या आएगा रेशो, 6:10:5:9, ये इसके बेसिस पे, ठीक है। तो क्या रेशो आ रहा हमारा, 6:10:5:9, ठीक है। कर लो फटाफट कैलकुलेटर पे, सॉल्व करो। टोटल खर्चा कितना है सैलरी का, 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय 16 और क्या ये 9, 16, 21, 21, 30, 6 लाख डिवाइड बाय 30 इंटू 6, कितना कितना आ रहा है, 1,20, 2 लाख, 1 लाख, 1,80, ठीक है। उसके बाद में क्या बचता है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज। एडमिन ओवरहेड क्या है, एडमिन ओवरहेड कौन सा बेसिस दिलेला है, नंबर ऑफ इनवॉइसेस। नंबर ऑफ इनवॉइसेस तो हमारे को दिए हुआ है, क्या आ रहा है, 4:7:3:6। टिंग 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 टिंग, कितना कितना है वो, टोटल कितना है, 5 लाख डिवाइड बाय 10 20, 5 लाख डिवाइड बाय 20 इंटू 4, कितना आ रहा है, 1 लाख, 1,75,000, 75,000 और 1,50,000, ठीक है। कर लो टोटल, प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा, ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन आया सी माइनस डी आ जाएगा हमारा, इसका टोटल ले लो। फिक्स्ड कॉस्ट जो भी आ रहा है ना उसका टोटल ले लो हमारा, यहाँ टोटल ले लो, तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 6,50,000, 2,85,000, यहाँ पे आ रहा है लॉस 6,05,000, यहाँ पे भी लॉस आ रहा है 2,20,000, 11,90,000, ठीक है। अब क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैसे निकालेंगे,
2,85,85,000 डिवाइड बाय 30 लाख, मतलब क्या करना है, ई डिवाइड बाय ए, ई डिवाइड बाय ए कर लो, आपका परसेंटेज आ जाएगा 9.5%। यहाँ पे लॉस है 12.10% का, यहाँ पे लॉस है 8.8% का, प्रॉफिट है 26.4% का। ठीक है, सिंपल है एकदम, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो एक बार। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आगे का पढ़ा देता हूँ। कंसेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटी, कैपेसिटी एक है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब वो हमारी जो मशीन है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने रेट पे वो काम कर सकती है, कितने यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो इंस्टॉल कैपेसिटी उसे हम कहेंगे इंस्टॉल कैपेसिटी। जैसे कि मान लीजिए हमारी एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी है 10 लाख यूनिट्स। कितनी है? 10 लाख यूनिट्स। इसका मतलब वो मशीन 10 लाख यूनिट्स एक साल में बनाने के लिए बची है मैक्सिमम। जैसे कि हमारी एक्टिवा होती है, एक्टिवा में स्पीड कितनी है मैक्सिमम? 140 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया? हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गया। उसके बाद में प्रैक्टिकल कैपेसिटी, उसके बाद में प्रैक्टिकल कैपेसिटी, it is defined as actually utilized capacity of a plant. It is also known as the operating capacity. This capacity takes into account loss of time due to repair, maintenance, minor breakdown, idle time, setup time, normal delays, Sundays, holidays, stock. Generally practical capacity is taken between 80 to 90% of the rated capacity. Rated capacity मतलब install capacity का ही दूसरा नाम है rated capacity। तो मशीन की स्पीड है, मशीन की कैपेसिटी है 10 लाख यूनिट्स पर एनम। लेकिन क्या आपको लगता है इतना एक्चुअल में प्रोड्यूस करेगा वो? नहीं, क्योंकि इतने स्पीड में चलाएगा तो मशीन का वियर एंड टेयर होगा, नॉर्मल आइडल टाइम आएगा, मेंटेनेंस आएगा, माइनर ब्रेकेज आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में मान लेते हैं वो काम करेगा सिर्फ 8,50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रैक्टिकल कैपेसिटी। उसके बाद में आता है नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज अचीव्ड और अचीवेबल ऑन द एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज। नॉर्मल कैपेसिटी क्या है? वो इससे भी कम है। नॉर्मल देखो, इंस्टॉल कैपेसिटी थी कि इतना तो वो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कुछ आइडल टाइम वगैरह आता है उसकी वजह से 8,50,000 ही करेगा। लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी बोले तो क्या है एक्चुअल में? नॉर्मल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज अचीव्ड और अचीवेबल ऑन एन एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज। लेकिन एक्चुअल में क्या हो सकता है? नॉर्मल कैपेसिटी इससे भी कम होंगी, 8 lakhs। क्यों? क्योंकि हमारा रिपेयर मेंटेनेंस होता है। नॉर्मली हम पूरा फुल यूटिलिटी पे काम करते हैं क्या? नहीं। जैसे कि हमारी एक्टिवा की स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? इंस्टॉल कैपेसिटी, इतने रेट पे वो चला सकते हैं हम। लेकिन 140 पे जाएंगे तो आपको लगता है क्या चलेगी गाड़ी? एकदम नहीं। तो प्रैक्टिकली हम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला सकते हैं नेशनल हाईवे पे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम 120 की स्पीड पे चलाते हैं कि नहीं? नॉर्मल 70-80 की स्पीड में चलाते हैं। तो ये हमारा है नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, नॉर्मली लोग इतने में चलाते हैं। अब नॉर्मल के आगे भी क्या आएगा? एक एक्चुअल कैपेसिटी आएगा। तो इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी है, उसमें से क्या क्या माइनस हो रहा है? टाइम लॉस ड्यू टू शेड्यूल, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, शिफ्ट, नंबर ऑफ शिफ्ट्स और मशीन आवर्स और मैन आवर, हॉलीडेज है, नॉर्मल शटडाउन है, नॉर्मल टाइम लॉस इन बैच चेंज है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो टाइम जो लॉस हो रहा है, फिर जो नॉर्मल लॉसेज है वो सब माइनस करके हमें क्या मिल रहा है? नॉर्मल कैपेसिटी। ये इंस्टॉल कैपेसिटी, उसमें से ये नॉर्मल लॉसेज को माइनस किया हमने टाइम के, तो हमें मिल रहा है नॉर्मल कैपेसिटी। अब देखते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। इट इज़ द एक्चुअल कैपेसिटी, इट इज़ द कैपेसिटी एक्चुअली अचीव ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। भले ही अब
एक्टिवा की स्पीड है 140, लेकिन मैक्सिमम हम चला सकते हैं 120, लेकिन नॉर्मली लोग चलाते हैं 70, लेकिन हम तो चलाएंगे सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति आर की रेट से। ठीक है, एक्चुअल एक्चुअल में क्या रेट पे चल रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन 7 लाख यूनिट भी हो सकता है, 10 लाख यूनिट भी हो सकता है, 10 लाख तो पॉसिबल नहीं है समझो, 9 लाख यूनिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल कितना ले रहे हैं हम। आइडल कैपेसिटी, आइडल मतलब खाली पीली, तो कितना टाइम खाली पीली रहा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ प्लांट एंड मशीन और इक्विपमेंट विच कैन नॉट बी इफेक्टिवली यूटिलाइज इन प्रोडक्शन। अब आइडल में हमने हमेशा देखा है नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। उसी तरह नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड द नॉर्मल कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड और नॉर्मल के बीच का डिफरेंस है, उसे हम बोलेंगे नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी क्या होगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी। इसका मतलब देखो क्या है, हमने मशीन की कैपेसिटी इंस्टॉल की है इतनी, इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी है, लेकिन नॉर्मली इतना मिल रहा है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज ऑफ नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, शिफ्ट चेंज हो रहा है, संडे है, नेशनल हॉलीडे है, लॉकडाउन है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गया, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी होगी। लेकिन एक्चुअल में तो हम और भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन दोनों का इसका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, एबनॉर्मल। वो क्या हो गया, एबनॉर्मल। इतने में तो हम चला ही सकते थे, इतना तो प्रोडक्शन 8 लाख का तो प्रोडक्शन हम निकाल ही सकते थे, लेकिन हम निकाल रहे हैं 7 लाख का। तो ये जो 1 लाख का और लॉस हुआ वो क्यों हुआ, एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी की वजह से हुआ। देखो यहाँ पे दिया है इंस्टॉल कैपेसिटी, ठीक है, कितने हमारा 10 लाख, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है हमारी 8 लाख, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2 लाख। एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं हम 7 लाख, तो डिफरेंस कितना हो गया 1 लाख। लिख लेना है आपको ऐसा। ट्रीटमेंट ऑफ आइडल कैपेसिटी, द आइडल कैपेसिटी कॉस्ट कैन बी ट्रीटेड इन प्रोडक्ट कॉस्टिंग इन द फॉलोइंग वेज। If the idle capacity is due to unavoidable reasons such as repairs, maintenance, changeover of job, etc., a supplementary overhead rate may be used to cover the idle capacity cost. In this case, the costs are charged to the production capacity utilized. अगर नॉर्मल है, आइडल कैपेसिटी है और अनअवॉइडेबल रीजंस के वजह से था, तो हम क्या करेंगे, एक सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ज कर देंगे। इफ़ द आइडल कैपेसिटी कॉस्ट इज ड्यू टू अवॉइडेबल रीजन सच एज फॉल्टी प्लानिंग, पावर फेलियर एक्सेट्रा, द कॉस्ट शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखो हाँ, हाईलाइट करते चलना है। अगर अनअवॉइडेबल कॉजेज की वजह से था तो हम क्या करेंगे, एक सप्लीमेंट्री रेट बनाएंगे और उससे चार्ज कर देंगे। अवॉइडेबल रीज़न था जैसे कि पावर फेलियर होता था तो हम क्या करते हैं, जनरेटर लगा के रख सकते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। इफ़ द आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट इज ड्यू टू सीजनल फैक्टर्स, एक मिनट, हाँ बैटरी डाउन हो गया। टिंग 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 टिंग। If the idle capacity cost is due to seasonal factors, then the cost should be charged to the cost of production by inflating overhead rate. ठीक है, सीजनल फैक्टर जैसे कि अब मान लेते हैं अपना फैक्ट्री है स्वेटर बनाने का, ठीक है, तो स्वेटर कब ज़्यादा बिकेंगे, ठंडी में। तो ठंडी में कैसा रहेगा, फैक्ट्री ज़्यादा चलेगा, गर्मी में समर में फैक्ट्री कम चलेगा। लेकिन ओवरहेड्स कैसे है, टाइम से रिलेटेड है, तो समर में भी हमारा ओवरहेड आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इन्फ्लेटेड रेट कैलकुलेट कर लेंगे, इन्फ्लेटेड रेट, ठीक है। और ये कब चार्ज करेंगे, ठंडी में, मतलब समर का खर्चा हम ठंडी में शिफ्ट कर देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ कॉस्टिंग, अब देखते हैं कुछ आइटम्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, जैसे कि इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, ब्याज। हमने अगर लोन लिया है बिजनेस चलाने के लिए तो उस लोन पे हम इंटरेस्ट भरेंगे, है ना, उस लोन पे हम इंटरेस्ट भरेंगे, तो उसका क्या करना है,
It includes any payment in the nature of interest for non-equity funds and incidental costs that an entity incurs in arranging those funds. इंटरेस्ट मतलब पैसे वापरने का जो खर्चा है, इंटरेस्ट ब्याज. और फिनांसिंग चार्जेस मतलब क्या है? फिनांसिंग चार्जेस, अगर हम लोन ले रहे हैं 50 लाख का, तो उस पर हम क्या भरेंगे? एक तो इंटरेस्ट भरेंगे, इंटरेस्ट आ गया. उसके अलावा लोन लेने का भी तो कुछ खर्चा है ना, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस होती है, प्रोसेसिंग फीस होती है ना, या जो सीए से हम लोन पास करवा रहे हैं उसकी भी फीस होती है. तो ये सारे खर्चे क्या होता है? फाइनेंसिंग चार्जेस. ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस आर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, फाइनेंसिंग चार्जेस इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंस लीज, कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर. The term interest and financing charges, finance cost and borrowing cost are used interchangeably. ठीक है, it does not include the imputed cost. Imputed cost मतलब क्या है? जो बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटर है, बिजनेसमैन है, उसका खुद का पैसा लगाया है उसने, कैपिटल 50 लाख. जैसे कि अब मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में मैंने कितना पैसा लगाया? 50 लाख. अब 50 लाख लगा के मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट नहीं करता था तो ये 50 लाख रुपए मैं किसी को लोन पे दे देता था, तो वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता था, मान लो 18%. तो ये अब मेरे को 18% का इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये क्या हो गया मेरा? इम्प्यूटेड कॉस्ट. ये क्या हो गया? इम्प्यूटेड कॉस्ट. सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में भी सीखा था हमने इम्प्यूटेड कॉस्ट. इट इज़ मोर और लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट इज़ मोर और लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. Interest and financing charges shall be presented in the cost statement as a separate item of a cost of sales. ठीक है. डेप्रिसिएशन म्हणजे क्या? घसारा. सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में पढ़ा है आपने. डेप्रिसिएशन इज द डिमिन्यूशन इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन असेट ड्यू टू यूज or the lapse of time. Depreciation is thus the result of two factors, the use and the lapse of time. जैसे कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको, अच्छा इसका एक मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ आपको, डेप्रिसिएशन का एक वीडियो शेयर कर देता हूँ. असाइनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? छोटा सा वीडियो है 10 मिनट्स का, छोटा सा 10 मिनट्स का वीडियो है. ठीक है, एक 10 मिनट्स का वीडियो है, वो मैं शेयर कर देता हूँ. Assignment of depreciation. It shall be traced to the cost object to the extent of economically feasible. Where it is not directly traceable, it should be assigned using either of the two principle, cause and effect या benefit. देखो depreciation का खर्चा जो है, जैसे कि अब हमारे पास मशीन X है, हमारे पास क्या है? मशीन X. और मशीन X क्या करती है? एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट A. ठीक है, प्रोडक्ट A. तो पूरा टाइम मशीन एक्स क्या बनाती है? प्रोडक्ट ए. तो मशीन एक्स का जो भी डिप्रिसिएशन है वो पूरा कहाँ चल जाएगा? प्रोडक्ट ए पे. या मशीन एक्स दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, तो एक्स मशीन का डिप्रिसिएशन कहाँ चल जाएगा? प्रोडक्ट ए पे और प्रोडक्ट बी पे. ठीक है. और अगर ऐसा डायरेक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? बेनिफिट, कौन से प्रोडक्ट ने या कौन से डिपार्टमेंट ने बेनिफिट लिया, या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. पैकिंग एक्सपेंसेस. Cost of primary packaging necessary for protecting the product or for the convenient handling should become part of the production cost. जैसे कि अब जो पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, एक पैकेट में आ रहा है 10 बिस्किट, तो प्राइमरी पैकेजिंग मतलब वो जो येलो कलर का रैपर आता है ना, येलो कलर का रैपर, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पैकेजिंग. और जो प्राइमरी पैकेजिंग है उसका खर्चा कहाँ चल जाने को ना? प्रोडक्ट की कॉस्ट में. The cost of packaging to facilitate the transportation of product from factory to the customer should become part of the distribution cost. अब हम शॉपकीपर से पार्ले जी का बिस्किट लाते तो वो हमें क्या देता है? पैकेट देता है ना, एक पैकेट देता है. लेकिन क्या फैक्ट्री से वो ट्रक में सिर्फ एक ही कैसे पैकेट आते हैं क्या फैक्ट्री से? नहीं, फैक्ट्री से एक बॉक्स आता होगा बड़ा, उस बॉक्स में बहुत सारे पैकेट्स होते होंगे, और हम जब भी उसके यहाँ जाते तो हमें एक एक पैकेट वो देता होगा. तो ये जो बॉक्स पैकिंग है ये क्यों है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया था हमने ये, है ना. एक एक पैकेट को ट्रांसपोर्ट करना, लोड करना, अनलोड करना फिजिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया था? बॉक्स में उसको पैक किया था. तो इसको क्या हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में डाल देंगे. इफ़ द कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकेजिंग इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, द सेम शुड बी चार्ज टू द स्पेसिफिक वर्क. वैसे ही जैसे कि हमने लेबर में देखा था, अगर कस्टमर बोलता है कि हमको अलग टाइप की पैकिंग चाहिए और इसका खर्चा हम बेयर करेंगे, तो फिर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल दो, क्योंकि वैसे भी हमें वो कस्टमर देना ही है.
The cost of fancy packaging necessary to attract the customer is an advertisement expenses, hence it is to be treated as selling overhead. अगर हमने पैकिंग की है लेकिन फैंसी है, वो जितना फैंसी है उतना ज़्यादा खर्चा भी बढ़ेगा, तो जो फैंसी का खर्चा है वो कहाँ चल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर है, मतलब कहाँ चल जाएगा वो सेलिंग ओवरहेड्स में, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो कहाँ चल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में। जो एडवर्टाइजमेंट का है वो कहाँ चल जाएगा, सेलिंग में, ठीक है। और जो प्राइमरी पैकेजिंग है वो कहाँ चल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में। कहाँ चल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में। सिंपल है एकदम। फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट, these are the additional payment or facilities provided to the worker apart from their salary and direct cost allowances like house rent, dearness allowances, ये सब हमने लेबर टॉपिक में देखा है, ठीक है। दिस बेनिफिट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ओवर टाइम, एक्स्ट्रा शिफ्ट ड्यूटी अलाउंस, हॉलीडे पे, पेंशन फैसिलिटीज। दिस इनडायरेक्ट बेनिफिट्स टेंड टू इम्प्रूव द मॉरल, लॉयल्टी, स्टेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। देखो हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है कंपनी से, कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहा है, तो हमें क्या अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। So if the amount of fringe benefit is considerably large, it may be recovered at direct charges by means of supplementary wage rate or labor rate. Otherwise, these may be collected as a part of production overhead. अगर ये अमाउंट ज़्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जो लेबर वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तो हम क्या करेंगे, लेबर की कॉस्ट में डाल देंगे, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट में डाल देंगे। और अगर अमाउंट छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोडक्शन ओवरहेड बोल के चार्ज कर देंगे फैक्ट्री कॉस्ट में। नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑन रिमूवल एंड री इरेक्शन ऑफ मशीन। देखो हमारे पास कोई मशीन इंस्टॉल्ड है, लेकिन उस मशीन को हमें यहाँ से निकाल के दूसरी जगह इंस्टॉल करना है, तो उसमें खर्च आएगा, क्योंकि मशीन इंस्टॉल्ड होंगी, नट बोल्ट लगे होंगे, या समझ लो घर पे एसी है, घर का एसी निकाल के हमें ऑफिस में लगाना है, तो ऐसी फ्री में हो जाएगा कि चलो आज घर से एसी लेके चले गए और ऑफिस में लगा दिए, नहीं, उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसका टेक्नीशियन आएगा, टेक्नीशियन पैसा लेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन का पैसा लेगा, है ना। Expenses are sometimes incurred on removal and re-erection of machineries in factories. Such expenses may be incurred due to factors like change in the method of production and addition or alteration in the factory building, changes in the flow of production, है ना। जैसे कि हमने प्रोसेस चेंज कर दी, या फैक्ट्री का लेआउट चेंज कर दिया, या प्रोडक्ट चेंज कर दिया, तो इस वजह से हमें एक मशीन दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ सकती है। ऑल सच एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। When amount of such expenses is large, it may be spread over the period of time. अगर ये एक जगह से दूसरी जगह रिमूवल और इरेक्शन का जो खर्चा है अगर बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पूरा खर्चा एक ही बार में ले लिया तो उस पीरियड में हमको लॉस हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेफर कर देंगे। ड्यू टू फॉल्टी प्लानिंग है तो फिर क्या करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब पैसा आना था लेकिन आया ना। देयर इज नो अनएनिमिटी अमंग डिफरेंट ऑथर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट। वन व्यू इज दैट द बैड डेट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। According to this view, bad debts are financial losses and therefore they should not be included in the cost. देखो एक ऑथर क्या बोलता है कि बैड डेट को फिनेंशियल लॉस, बैड डेट क्या है, फिनेंशियल लॉस के नेचर के, क्योंकि देखो बैड डेट क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है क्या, नहीं, सेलिंग से रिलेटेड है क्या, नहीं, माल हमने बेच दिया उसके बाद का खर्चा है ये, तो ये क्या है, फिनेंशियल नेचर का लॉस है, तो इसको तो हमारे कॉस्ट शीट में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऑथर क्या बोलते हैं, इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा मान लो, इसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पकड़ लो, ठीक है। तो सर हमने क्या करना है, इसे फिनेंशियल लॉस पकड़ना या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा क्वेश्चन बता देगा इसे क्या पकड़ना है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो ट्रीटमेंट हम ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन द सेम वे एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो चलो ठीक है, क्वेश्चन भी जाने दो, इन्होंने सीधा ही बोल दिया कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल के ले लेंगे। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लार्ज बैड डेट है, बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा बैड डेट है, तो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स, तो उसे कॉस्ट अकाउंट में नहीं लेंगे। देखो अगर नॉर्मल बैड डेट है तो हम क्या कर लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ले लेंगे, नॉर्मल बैड डेट है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ले लेंगे, अगर बहुत बड़ा बैड डेट है तो फिनांस चार्ज लेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, फिनांस चार्ज में आएगा वो, ठीक है।
नेक्स्ट है ट्रेनिंग एक्सपेंसेस. Training is an essential input for industrial worker. Training expenses in fact includes wages of workers, cost incurred in the running training department, loss arising from the initial lower production, extra spoilage. Training expenses of factory workers are treated as a part of cost of production. The training expenses of office sales or distribution should be treated as office sales or distribution overhead as it may cost. देखो ट्रेनिंग का खर्चा मतलब जो न्यू एम्प्लॉय आ रहा है उसे हम ट्रेन करेंगे तो उसका कुछ खर्चा आ रहा है. जो ट्रेनर है ट्रेनर की सैलरी है. जैसे कि नॉर्मल लॉस फ्रॉम द इनिशियल लोअर प्रोडक्शन. अगर ट्रेंड एम्प्लॉई है तो वो 1 घंटे में 50 प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन जो नया नया एम्प्लॉई है वो सिर्फ 30 बना रहा है तो 20 यूनिट का लॉस हो रहा है, वो भी खर्चा है. कुछ स्पॉइलेज होता है तो वो भी खर्चा कहाँ आता है, ट्रेनिंग में. तो ये कहाँ जाएगा, इसको हम नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले लेंगे. क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले लेंगे. लेकिन अगर हमारा लेबर टर्नओवर कैसा है, हाई है. टर्नओवर, लेबर टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय आते हैं जाते और ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हाई खर्चा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेंगे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट. सॉरी, इसको हम कॉस्ट में नहीं लेंगे और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे. ठीक है. कैंटीन एक्सपेंसेस. The subsidy provided or expenses borne by the firm is in running the canteen should be regarded as a production overhead. If the canteen is made only for factory workers, therefore these expenses should be apportioned on the basis of number of workers. क्या कौन सी बेसिस पे, number of workers employed in each department. If office worker also take the advantage, तो उसे क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड्स में डाल देंगे. ठीक है. कैरिएज एंड कार्टेज एक्सपेंसेस. It includes the expenses incurred on the movement and transportation of material and goods. Transportation expenses related to direct material may be included in the cost of direct material. देखो, डायरेक्ट मटेरियल जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को खरीद के हमने रॉ मटेरियल वेंडर से ख़रीदा और फैक्ट्री पे आया, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्यों लगा है, डायरेक्ट मटेरियल के लिए लगा है. तो हम क्या करेंगे, वो मटेरियल का खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे. और वैसे भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में जब आप अकाउंट्स में पढ़ोगे उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स में बी ट्रीटेड एज डिस्ट्रीब्यूशन. सीधी सी बात है, जो हमने अब रॉ मटेरियल ला के बना लिया तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो काय में डाल दिया, रॉ मटेरियल में डाल दिया. अब फिनिश गुड्स बना के बेचने के बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अगर अपने को लग रहा है तो वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. वो कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में. ठीक है. एक्सपेंसेस फॉर वेलफेयर एक्टिविटी, जैसे कि गणपति है, गणेश चतुर्थी है, तो उस टाइम पे ऑफिस में पार्टी होती है, क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, दिवाली का सेलिब्रेशन है. ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉई इन अ कंपनी आर पार्ट ऑफ जनरल ओवरहेड. सच एक्सपेंसेस शुड बी अपोर्शन बिटवीन फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन. जाहिर सी बात है, गणपति है, गणपति पे हमने नाश्ता लाया तो नाश्ता किसने, सिर्फ प्रोडक्शन वालों ने खाया कि नहीं, सब ने खाया, सेलिंग वालों ने, डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने, ऑफिस वालों ने, है ना. तो जितने इंसान जो डिपार्टमेंट थे वो हिसाब से हम चार्ज कर देंगे. ठीक है. नाइट शिफ्ट अलाउंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये आप दोनों ये दो पढ़ने का ट्राई करो, नहीं जमता है तो मुझे बताओ. तो इसी के साथ साथ हमारा ओवरहेड्स कंप्लीट हो जाता है. ईजी है ये दोनों भी, आप पढ़ो, नहीं जमा है तो मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल है, नहीं जमता है तो मैं बताता हूँ. ठीक है. इसी के साथ साथ हमारा ओवरहेड्स कंप्लीट हो गया है, 4 टॉपिक्स कंप्लीट. इसकी टेस्ट कब लेना है बताना है आपने मुझे.